नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बिहार में अभी तो चुनाव होने हैं, अगले महीने चुनाव होने हैं 2 चरण में, आपको मालूम है। लेकिन परिणाम क्या होंगे अभी से सबको दिखने लगा है। सबको दिखने लगा है कि परिणाम क्या होने हैं। वजह यह है कि ये जो महागठबंधन है उसमें जिस तरह का बिखराव है, जिस तरह से ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक एक सीट पे कई कई पार्टियों के कैंडिडेट हैं। अभी देखिए, जब तक नामांकन वापस लेना है तब तक कुछ लोग वापस ले लेंगे। लेकिन ये मैसेज क्या गया है? मैसेज ये गया है कि महागठबंधन में पूरी तरह से अफरा तफरी है, पूरी तरह से अफरा तफरी है। कोई एक पेज पे नहीं है। इनकी मंशा क्या है? देखिए, जब ये चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो ये महागठबंधन के जो लोग थे वो कह रहे थे कि हमने इस बार पूरी तैयारी कर ली और इस बार तो हम बिल्कुल ये जो नीतीश कुमार का शासन रहा है पिछले 20 साल का, उसको खत्म करके मानेंगे। सोचिए उनके पास कितना वक्त था। हर किसी को मालूम था कि नवंबर में इलेक्शंस होंगे, लेकिन महागठबंधन की कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। मतलब सीट शेयरिंग कैसे होगा इसका वो फैसला नहीं कर पाए। अब दूसरी तरफ आप एनडीए को देखिए, तो एनडीए में सारी चीजें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पहले से तय था। छोटी मोटी चीजें थी, उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया। तो चुनाव परिणाम तो आएंगे नवंबर में, लेकिन उसके पहले एक तरह से रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो महागठबंधन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भयंकर मायूसी देखने को मिल रही है। भयंकर मायूसी है। उनको लग रहा है कि चुनाव होने से पहले ही एक तरह से रिजल्ट आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि ये जो महागठबंधन है उसमें जो अलग अलग पार्टियां हैं, सब में एक दूसरे को लेकर के ईर्ष्या भाव है। कैडर के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये जो सीटों के लिए जो मारामारी हुई है ना, और चीजें जो इतनी ओपन में आ गई हैं, खुल करके ये जो चीजें हुई हैं, उससे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में, लीडर्स में भयंकर मायूसी है। भयंकर मायूसी। आप सोचिए कि जब इलेक्शन डेट आएगा तो क्या इनके अंदर इतना उत्साह रहेगा कि ये अपने अपने वोटर्स को लेकर के बूथ पे जाएं और उनको कहें कि भाई आप वोट दो। भाई, जब इसके लिए एक उत्साहित कैडर होना बहुत जरूरी है, कार्यकर्ता का उत्साह होना बहुत जरूरी है। या हर कोई रो रहा है। कांग्रेस रो रही है कि भाई हमको सीट कम दिया, मुकेश सहनी का अपना कलेश है कि हमको सीट कम दिया, हमको डिप्टी सीएम डिक्लेयर नहीं किया, तेजस्वी का अपना कलेश है कि भाई हमको चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किया। इन सब की वजह से आप ये मान के चलिए कि महागठबंधन ये चुनाव हार चुकी है। हार चुकी है क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा नैरेटिव का गेम होता है, ऑप्टिक्स का गेम होता है। ये ऑप्टिक्स का गेम ही वो हार चुके हैं। चुनाव जब एक्चुअल वोट पड़ेंगे और जब चुनाव परिणाम आएंगे तब की बात अलग है। लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि चुनाव होने से पहले, पहला वोट पड़ने से पहले ही बिहार चुनाव का रिजल्ट आ गया है और महागठबंधन हार चुकी है। अच्छा, अब मैं आपको वो 5 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से ये चुनाव में पहला वोट पड़ने से पहले ही ये महागठबंधन ये चुनाव हार चुकी है। 5 ऐसे कारण मैं आपको बताऊंगा जो बड़े स्पष्ट हैं, लेकिन मैं इसको समराइज करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप मानेंगे कि इन 5 कारणों की वजह से तेजस्वी यादव का सपना बिहार के मुख्यमंत्री बनने का एक बार फिर से टूट रहा है, एक बार फिर से चकनाचूर होने जा रहा है। देखिए, जो सबसे पहली वजह है वो तो यही है कि महागठबंधन में पूरी तरह से अफरा तफरी है। बिल्कुल कैओस जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल कैओस है। किसी को नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। बाएं हाथ को नहीं पता है कि दाएं हाथ क्या कर रहा है। इतने समय तक उनके पास वक्त था, लेकिन इनकॉम्पिटेंस देखिए, अक्षमता देखिए ये महागठबंधन की पार्टियों का कि वो अपना सीट शेयरिंग भी नहीं तय कर सके। जब नामांकन हो रहे थे, आखिरी दिन था, उस दिन तक किसी को नहीं मालूम है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ रही है। सब ने अपना अपना सिंबल दे दिया, सब जाकर के वो अपना अपना नामांकन फाइल कर रहे हैं। जब आखिरी दिन होगा नामांकन वापस लेने का तो अपना नामांकन देखिए कितने लोग वापस लेते हैं। वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैसेजिंग क्या जा रही है कि महागठबंधन इस चुनाव के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार ही नहीं है। सबके अपने अपने कलेश हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं। सबसे बड़ी शिकायत तो आरजेडी को ही है, राष्ट्रीय जनता दल को। उनकी शिकायत क्या है? उनकी शिकायत है कांग्रेस से। भाई, हर कोई जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। वो लीडर है, वही ड्राइवर है।
तेजस्वी ने कहा कि भाई हम तो मानते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, अब आप हमको भी कह दो कि हमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि ना, हम तो ये नहीं मानेंगे। कई वजह थी उसकी। एक तो कांग्रेस को ये चाहिए था कि मन मुताबिक सीटें मिले, तो दबाव बना के रखना चाहती थी। दूसरे, देखिए कांग्रेस में अभी भी अपर कास्ट में थोड़ा बहुत सपोर्ट उनका बचा है। उनको लगता है कि अगर तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया तो जो थोड़ा बहुत हमें उम्मीद है कि अपर कास्ट से वोट मिलेगा, शायद वो भी नहीं मिले। वहां की स्थिति ऐसी है। खैर, कारण जो भी हो, कांग्रेस ने तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किया। तो तेजस्वी को यह बात बुरी तो निश्चित रूप से लगी। तेजस्वी ने भी कह दिया कि भाई आप जितनी सीटें मांग रहे हो हम आपको देंगे नहीं। तो ये कलेश आप देखिए पहले ही बढ़ गया। उसके बाद आते हैं मुकेश सहनी। भाई ये तो अलग ही आदमी है, अलग ही आदमी है ये। इसके पास आज की तारीख में एक विधायक नहीं है, लेकिन कहता है कि हमको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना है। मतलब आप मुंबई में बैठ करके फिल्मों के सेट बना रहे थे और एकाएक पैसा कमा करके आ गए, अब कहते हैं हम सीधे हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ध्यान रखिए, संविधान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसी कोई पोजीशन नहीं है। ये बच्चों वाली हरकत है। तो सहनी को भी तेजस्वी ने ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। वो 60 सीटों की मांग कर रहे थे ना, अंत में स्थिति ऐसी आ गई कि उनको 13 से 15 सीटों तक उनको नंबर तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ आखिरी दिन तक, नामांकन फाइल करने के दिन तक। तो कहा जा रहा है कि 13 से 15 सीटें सहनी जी को दी गई हैं और उनके सामने इसको मानने के अलावा कोई उपाय नहीं है। सहनी भी कम तेज नहीं है। उसने कहा कि भाई, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या राज्यसभा जाएंगे, खबर आ रही है कि आपको राज्यसभा की सीट ऑफर की गई है, तो सहनी ने कहा कि नहीं, हम तो डेप्यूटी सीएम बनेंगे। सोचिए, अगर इस आदमी को 4-5 सीट भी मिल जाती है 13-15 में से, जो 15 सीटें मिली हैं इनको, ये किधर भी जा सकता है। वो एनडीए की तरफ भी फिर चले जाएंगे, बोलेंगे हमको डेप्यूटी सीएम बना दो। हालांकि 4-5 सीट पे उनको डेप्यूटी सीएम मिलेगा नहीं, लेकिन अंदर तो कलेश है ना। तेजस्वी से उनको शिकायत तो है ना, कांग्रेस उनको शिकायत तो है ना। तो आप समझिए, महागठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। पहला वोट डलने से पहले ही वो पूरी तरह से बिखर चुका है और ये हर किसी को मालूम हो गया है। मैसेज तो पूरे बिहार में चला गया, पूरे बिहार में क्या पूरे देश में चला गया है। लोग हंस रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो महागठबंधन के कट्टर समर्थक हैं, उनमें कुछ पत्रकार भी हैं, बड़े बड़े पत्रकार, वो भी अब मान रहे हैं कि ये पहला वोट पड़ने से पहले ही महागठबंधन ये चुनाव हार चुका है। तो ये तो पहली वजह हुई कि महागठबंधन में पूरी अफरा तफरी है। एक दूसरी बड़ी वजह जो मुझे लगती है वो है कि तेजस्वी यादव की जो नेतृत्व क्षमता है ना, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। इस बार बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। मैच्योरिटी नहीं दिख रही है उनमें। अब जैसा मैंने आपको कहा कि राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी, तो ये तेजस्वी की जिम्मेवारी बनती थी कि ये कोऑर्डिनेशन वो और बेहतरीन तरीके से करते, वो सबों का विश्वास जीतते, वो कांग्रेस का विश्वास जीतते, वो सहनी का विश्वास जीतते और सबको वो राजी करते। एक लीडर तो होना चाहिए, भले उनको फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया गया। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, पिछली बार भी वही थे, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी लीड लेती है एनडीए के अंदर ये कोऑर्डिनेशन करने में। क्यों? क्योंकि उसके बड़े स्टेक हैं और उसको लगता है एक एक स्टेट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। भाजपा के लिए एक एक स्टेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन तेजस्वी के पास तो एक ही स्टेट है। तेजस्वी के पास तो एक ही स्टेट है ना, तो ये तो इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। तो लीडरशिप एबिलिटी दिखाने के लिए उनके पास एक मौका था, क्योंकि देखिए ये चुनाव तेजस्वी के लिए मेक और ब्रेक का है। अगर ये चुनाव वो हारेंगे तो उनके नेतृत्व क्षमता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि भाई अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होंगे, क्योंकि ये बार बार जो हार है ना, और इस बार उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेशन ढंग से करते, सहनी के साथ कोऑर्डिनेशन ढंग से करते, सबको एक पेज पे ले आते, थोड़ा बहुत अगर सेक्रीफाइस करना पड़ता वो भी करते। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कई सेक्रीफाइस किए, अपनी सिटिंग सीट भी अपने सहयोगियों को दी है। तो आपको थोड़ा बड़ा दिल तो रखना पड़ेगा और ये उनको करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ये दूसरी बड़ी वजह बनी कि महागठबंधन बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, तीसरी जो वजह है वो देखिए कि आरजेडी की जो हरकतें हैं ना, जिस तरह के लोगों को उसने टिकट दिया है, वो लोगों को एक बार फिर से याद दिला रहा है जंगल राज की। जी, सिवान में शहाबुद्दीन का आतंक होता था, सबको पता है। इस बार शहाबुद्दीन के बेटे को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया है रघुनाथपुर से। आपको पता है पूरे बिहार में फिर से वो मंजर लोगों को याद आने लगा है कि शहाबुद्दीन
जब वो जीवित थे तो किस तरह का उधम उन्होंने मचाया था। चंदा बाबू के बेटों को जिस तरह से तेजाब से नहलाया था, वो मंजर कोई भूला नहीं है बिहार में। और उसके बाद आपको विजुअल्स दिखते हैं, रीतलाल यादव दानापुर के विधायक, वो आते हैं नॉमिनेशन फाइल करने। अब इन सबों को आप एक साथ देखिए, सारे विजुअल्स आपको क्या बता रहे हैं। एक तरफ शहाबुद्दीन का बेटा है, उसको टिकट मिला है, एक तरफ ये हैं रीतलाल यादव, और भी बहुत सारे लोग हैं, भरे पड़े हैं राजद में ऐसे। तो अब लोगों को ये लग रहा है कि भाई तेजस्वी तो पहले कहा करते थे कि चलिए हमने पास्ट में जो गलतियां की उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, हम एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन कोई नई शुरुआत होती हुई तो दिख नहीं रही है। वही रीतलाल यादव हैं, वही शहाबुद्दीन परिवार है, अब जिनके बेटों को टिकट आपने दिया है, सुरेंद्र यादव वही हैं, ललित यादव वही हैं, तमाम तो वही लोग हैं। तो ये बात लोगों को समझ में आ रही है। इस बीच अमित शाह का एक ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा कि देखो भाई कैसे इसने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, फिर से वही आतंक वापस आएगा अगर आपने गलती से एक मौका दे दिया तेजस्वी को तो। और ये मैसेज आग की तरफ फैलती है। बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, बहुत जागरूक हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है, वो भी ये देख रहे हैं कि भाई ये तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी, ये शहाबुद्दीन का बेटा फिर से आएगा, रीतलाल यादव, ये वो सब तो वही लोग हैं। तो ये जो परसेप्शन का गेम है ना, ऐसे लोगों को टिकट दे करके तेजस्वी ने ये परसेप्शन का गेम भी वो लूज कर चुके हैं। एक बार फिर से जिस जंगल राज का आरोप लगता था इनके ऊपर, उन्होंने इशारा कर दिया है कि शायद वही जंगल राज लौटेगा अगर बिहार की जनता उनको एक मौका देती है तो। और देखिए चौथी जो इसकी वजह यह है कि तेजस्वी ने पहले यह कहा था कि हम राजद को A to G की पार्टी बनाएंगे, हर जात की पार्टी बनाएंगे, लेकिन इसमें भी वो फेल हो चुके हैं। अब बिहार में पत्रकारों से पूछेंगे, पूरी राजद जो है वो 2-3 लोग चला रहे हैं, तेजस्वी यादव हैं, संजय यादव हैं, शक्ति यादव हैं, सब यादव हैं जो मिलकर के इसको चला रहे हैं। और जो दबंगई है यादवों की वो किसी भी मामले में कम नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं कम हुई है। और सबसे ज्यादा डरते कौन है पता है आपको? दलित डरते हैं। उनके साथ जो सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, आप जाकर के रिकॉर्ड देखिए, सबसे ज्यादा ये राजद समर्थक होते हैं जो उनको परेशान करते हैं। तो ये एक पोलराइजेशन हो गया है, एक पोलराइजेशन हो गया है बिहार में। जितने भी नॉन यादव हैं, एक तरफ यादव हैं और मुस्लिम हैं, उनके अलावा जितने भी नॉन यादव जातियां हैं या जो नॉन मुस्लिम हैं, वो सब एक तरफ हो गए हैं। तो ये गेम तो तेजस्वी वैसे भी हार जाएंगे, हारना ही है। चलिए 14% यादव हैं और 17% मुस्लिम हैं, तो मिला के कितने हुए? 31%। फिर भी लगभग 70% लोग आपके खिलाफ हैं, 70%। और आपने ऐसे पोलराइज किया है, आपको यादवों के आगे कुछ दिखता नहीं है। 1-2 लोगों को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये छुटपुट चीज़ों से कुछ होता नहीं। देखिए राजद कोशिश कर रही है, कोशिश क्या कर रही है, अब तो तय हो गया है, जो सूरजभान सिंह की पत्नी है वो चुनाव लड़ेंगी अनंत सिंह के खिलाफ। लेकिन ऐसे 1-2 चीज़ों से, वैसे ही घोसी में राहुल शर्मा को, जगदीश शर्मा के बेटे को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, वहाँ भी एक पंगा है। वहाँ CPI ML के सिटिंग MLA हैं, तो वहाँ फ्रेंडली फाइट होगी कि कौन विड्रॉ करेगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, ये कोशिश करी है तेजस्वी ने कि कुछ 1-2 लोगों को, राजपूत भूमिहार समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने की, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, उससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। हकीकत यह है कि इनकी पॉलिसीज की वजह से और इनकी दबंगई की वजह से आज भी बिहार पोलराइज्ड है। एक तरफ यादव हैं, मुसलमान हैं, तो दूसरी तरफ सारे नॉन यादव और नॉन मुस्लिम हैं, और ऐसे में तेजस्वी जीत नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जीत सकते। और इसी बात की चर्चा आज की तारीख में बिहार में हो रही है। देखिए जो 5वीं वजह है और जो सबसे बड़ी वजह है कि बिहार की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से नीतीश कुमार और NDA की तरफ हैं। देखिए महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने शुरू से ही काम किया है, चाहे वो बच्चियां थी जिनको उन्होंने साइकिल अवेलेबल करवाया कि जब अपने स्कूल जाएं, पढ़ाई करें। उसके बाद जो उन्होंने ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे जो उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया 50% का, वो अपने आप में बिल्कुल ही अलग था। ऐसा प्रयास था जिसने कि विमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी शक्ति दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण को। उसके बाद जो जीविका दीदी जो राज्य सरकार की स्कीम है, उसके बाद लखपति दीदी जो केंद्र सरकार की स्कीम है, और अभी जो 10,000 रुपये दिए सारे ये 1.5 करोड़ लोगों के पास जो ये पहुंचा, इन सबों का यह परिणाम हुआ है कि बिहार की महिलाएं बड़ी संख्या में नीतीश की प्रशंसक बन गई हैं। उसके अलावा 2 चीज़ और भी है, कानून व्यवस्था में सुधार। हर कोई यही कहता है कि 2005 से पहले आप 7-8 बजे के बाद घर से निकल नहीं सकते थे शाम को, आज वो स्थिति नहीं है, आज वो स्थिति नहीं है। और दूसरे ये जो शराबबंदी है
लोग लाख कहें कि शराबबंदी जो है वो गलत है, हटनी चाहिए, लेकिन जो निचला तबका है ना, जो दलित हैं, वहाँ की महिलाएं बड़ी खुश हैं, क्योंकि उनके घर में जो पति होते थे वो कमा के लाते थे मजदूरी करके और शाम को दारू पी करके आते थे और घर में मारपीट करते थे। अब ये नहीं हो रहा है। चोरी छिपे शराब बिक रही है, लेकिन हर किसी को डर भी है कि कोई ड्रामा करेंगे तो रिपोर्ट हो जाएगा और पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो जो हिंसा है महिलाओं के खिलाफ, उसमें काफ़ी कमी आई है। और इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ हम लोग देखें कि जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया गया, नौकरियों में आरक्षण मिल गई, उनको पंचायत में आरक्षण मिला, ब्लॉक में आरक्षण मिला, उनको साइकिल मिला पढ़ने के लिए, अब ये 10,000 रुपये हर किसी को मिला, इन सब की वजह से महिलाएं बड़ी संख्या में नीतीश कुमार के पक्ष में आ गई हैं और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा एनडीए को एज दिलाने में। तो ये 5 बड़े कारण थे जिनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि चुनाव का पहला वोट तो पड़ेगा अगले महीने, लेकिन अभी से ये बड़ा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर से वापसी करने जा रही है वहां पे, और जो तेजस्वी यादव हैं उनका सपना एक बार फिर से टूटने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।